गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चरक संहिता लाइव क्लास के सीरीज में आज हमारा 6th चैप्टर शुरू होने वाला है, जिसमें हम बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ऋतुओं से काफी रीजनिंग क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर है 6, नाम है तस्याशिति अध्याय। तस्याशिति यानी कि इसमें किस चीज का वर्णन है? ऋतुओं का वर्णन है। इसके पहले मैंने आपको 5वां चैप्टर पढ़ाया था मात्राशिति अध्याय, उसमें स्वस्वृत का वर्णन था। आगे जाके सद्वृत का वर्णन पढ़ेंगे, जिसका नाम है चैप्टर 8 इंद्रियोपक्रमणी अध्याय। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तस्याशिति अध्याय। अब यहाँ पे शारीरिक स्थिति या जो भी ऋतुओं का डिवीजन बताया है, पहले मैं आपको इसको एक चार्ट फॉर्म में पढ़ा देती हूँ, वहां से आपको एकदम हाईलाइटेड तरीके से समझ में आ जाएगा, फिर हम उसको बुक से फटाफट रीड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे स्वस्वृत के नोट्स है, उसमें दिया हुआ है। बुक में भी सेम वही दिया है, यहाँ से पढ़ेंगे तो जल्दी से चीजें याद हो जाएंगी। तो ऋतुओं को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 अयन में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? एक उत्तरायण होता है और एक दक्षिणायन होता है। पहले तो षड ऋतु का नाम याद करें। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। इसी क्रम में याद रखेंगे, इसी क्रम में हम दोनों डिवीजन याद करना है हमको। ठीक है, तो उत्तरायण, दक्षिणायन। पहले हम क्या पढ़ते हैं? उत्तर पढ़ते हैं, फिर दक्षिण पढ़ते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, फिर गलत हो जाता है कि दक्षिणायन ऊपर लिख दिया, उत्तरायण नीचे लिख दिया। ठीक है, तो हमेशा हम दिशाएं उत्तर दक्षिण पढ़ते हैं, और ऋतुओं का क्रम यही रहता है। जब षड ऋतु पढ़ते हैं तो हम इसी क्रम में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी को उत्तरायण बोला जाता है ना, और इसको दक्षिणायन। उत्तरायण को ही आदान काल और इसे विसर्ग काल। तो उत्तरायण, आदान काल, विसर्ग काल, उत्तरायण, दक्षिणायन। या आ से आदान को आग्नेय भी बोला जाता है, और विसर्ग काल को क्या बोलते हैं? सौम्य बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों पर्याय आपको याद होने चाहिए। अब जो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म है, उनमें किन रसों की प्रधानता होती है? इसको हम एक कोड से याद करेंगे। कैसे? 3 का 2, ती से हो जाएगा तिक्त, का से कटु नहीं करना है, टू से कटु करना है, क्योंकि का से तो कषाय होने वाला है। का से कषाय, टू से कटु। और यहाँ पे आप याद करेंगे आलम। क्या याद करेंगे? आलम। आ फॉर अम्ल, ला फॉर लवण, मा फॉर हो जाएगा मधुर। त्रिकटु आलम, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, उत्तरायण, दक्षिणायन, आग्नेय, विसर्ग, और यहाँ पे आदान, विसर्ग, आग्नेय और सौम्य। फिर एक और चीज क्या होती है, जब इसको आग्नेय काल बोला है, यानी कि यहाँ पे सूर्य बल की प्रधानता होती है। सूर्य बल जो होता है प्रबल होता है। अगर सूरज की रोशनी बहुत तेज होगी तो क्या होगा? प्राणियों का जो स्नेह है वो सूखता जाएगा, सूरज उसको खींचता जाएगा, तो प्राणी बल में ह्रास होता है और वायु में रुक्षता बढ़ती जाती है। वायु में क्रमशः इस काल में रुक्षता बढ़ती जाएगी। पर संस्कृत में क्या टर्म दिया है इसके लिए, आगे जाके हम अभी बुक से पढ़ने वाले। अभी इतना याद रखिए हिंदी वाला कि वायु में रुक्षता होती है, वायु की रुक्षता बढ़ती जाएगी क्रमशः। सभी ऋतुओं में व्यक्ति का बल क्षरण होता जाएगा, सूर्य बल यहाँ पे प्रबल होता है। ठीक है, ऐसे ही सौम्य काल में क्या है? चंद्र बल, उसका जस्ट अपोजिट होगा, चंद्र बल प्रबल होगा। अगर शीतलता ज्यादा होगी तो प्राणियों के बल में क्या होगी? वृद्धि होगी, और वायु में स्निग्धता जो होती है क्रमशः बढ़ती जाती है। ठीक है, अब एक और चीज देखेंगे, बल के बारे में हम बात करेंगे, तो एरो बना लीजिए। कैसे? सबसे पहली ऋतु, इधर सबसे आखिरी ऋतु। तो शिशिर ऋतु में, हेमंत ऋतु में व्यक्ति का बल कैसा होता है? श्रेष्ठ होता है। वैसे भी आपको पता है शिशिर, हेमंत के बाद ही शिशिर ऋतु आती है। मतलब नवंबर दिसंबर हेमंत, जनवरी फरवरी शिशिर। तो इस समय क्या होता है? ठंडी का समय रहता है, हम खाना कितना ज्यादा खाते हैं, तो बल भी अच्छा मिलता है, तो श्रेष्ठ बल वाला रहता है। मध्यम मध्यम जो होंगे तो मध्य बल रहेगा। और इसकी अंतऋतु यानी आग्नेय काल की अंतऋतु और सौम्य काल की प्रारंभिक ऋतु, इसकी अंतऋतु है, इसकी प्रारंभिक ऋतु है। इसमें क्या होगा? बल कैसा होता है? अल्प बल होता है।
आगे जाके बुक में यही श्लोक आने वाला है, तो यहीं से पढ़ा देती हूँ क्योंकि ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या लिखा है? आदावन्ते च दौर्बल्यम, आदि और अंत में दुर्बलता। किसके आदि में दुर्बलता? विसर्ग काल के आदि में दुर्बलता। और अंत में दुर्बलता किसके? आदान के अंत में दुर्बलता। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे आदावन्ते चा दौर्बल्यम में आदि कौन सी ऋतु है, अंत कौन सी ऋतु है? तो यहाँ पे जो आदि ऋतु है वो कौन सी ऋतु है? वर्षा ऋतु। क्योंकि विसर्ग काल की आदि ऋतु में दुर्बलता, विसर्ग काल की आदि ऋतु में दुर्बलता और आदान काल की अंत ऋतु में दुर्बलता। तो अंत ऋतु यहाँ पे कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु है। कौन सी हो गई? ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, मध्य मध्य वलम तो हो गया। फिर त्वन्ते श्रेष्ठम अग्रे विनिर्देशित, अंत और अग्र में श्रेष्ठता। तो देखिए विसर्ग काल, यही चीज चलेगा आगे भी। तो विसर्ग काल के अंत में, विसर्ग काल के अंत में श्रेष्ठ बल है। तो यहाँ पे जो अंत है वो कौन सा है? हेमंत। अंत हेमंत मैच भी कर रहा है। और श्रेष्ठम अग्रे, अग्र ऋतु में जो श्रेष्ठ है, अग्र ऋतु जिसमें श्रेष्ठ बल है वो कौन सी हो जाएगी? शिशिर ऋतु हो जाएगी। ठीक है, तो श्रेष्ठम अग्रे यहाँ पे लिख लीजिएगा शिशिर। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इधर से पूछेगा थोड़ा चेंज होगा। आदि वर्षा, अंत ग्रीष्म। यहाँ पर अंत हेमंत और आदि ऋतु अग्र ऋतु कौन सी हो जाएगी? शिशिर ऋतु हो जाएगी। ठीक है, यहीं पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और देखिए यहाँ पे जब रुक्षता बढ़ेगी तो पहले अल्प थी, मध्य थी, तीव्र थी। अब रुक्षता कम होगी, बल अच्छा होगा। जैसे रुक्षता बढ़ेगी, तीव्र रुक्ष होगा, व्यक्ति का बल अल्प हो जाएगा। जैसे स्निग्धता कम होगी तो बल भी कम होगा, क्योंकि स्निग्धता जो होती है बल के समानधर्मी होती है। अगर स्निग्धता कम है तो बल भी कम है, पर रुक्षता और बल जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है ना? तो अल्प स्निग्ध है तो अल्प बल है, मध्य है तो मध्य है, श्रेष्ठ स्निग्ध है तो बल कैसा रहेगा? श्रेष्ठ रहेगा। अब चलिए बुक पर पढ़ते हैं ना। यहाँ पे संवत्सर, ऋतुओं के विभाग के अनुसार संवत्सर वर्ष के 6 अंग की है, जिसमें 6 ऋतु बता दी है। उत्तरायण बता दिया है, उसमें आदान काल बता दिया, दक्षिणायन को विसर्ग काल बता दिया है। ये सारा आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। वो जो चीज है मैंने आपको पढ़ा दी। आगे जाके कौन कौन से रस उत्पन्न होंगे वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे जाके एक और चीज ये पढ़ने वाले हैं किसमें वायु की रुक्षता कैसी होती है, प्राणी का बल कैसा होता है, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे जो विमर्श में लिखा है उसको भी यहाँ से एक बार देख लो। षड ऋतु का हिंदी माह, तो सुश्रुत जी ने बोला है, चरक जी ने भी ऐसा ही बोला है। तो आचार्य चरक और सुश्रुत का सेम है। जब बात करें षड ऋतु की, यानी कि शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, यहाँ से जब शुरू होना तो उसका हिंदी महीने का कोरिलेशन क्या होना चाहिए? तो माँ से, महीना माँ से शुरू है, महीने का नाम माँ से शुरू कर दिया। तो चरक का भी है ऐसे ही, ऐसे सुश्रुत का है। तो माघ फागुन, चैत्र बैशाख, ज्येष्ठ आषाढ़, श्रावण भाद्रपद, आश्विन कार्तिक, अगहन और पूष, ये आपको हिंदी महीने का नाम क्रमशः याद होना चाहिए, तभी बनेगा। ठीक है, ये तो क्रम हो गया इस तरीके का। लेकिन जब हम बात करें, क्या बोला है कि यहाँ जो क्रम है वो आपने देख लिया। इसको सुश्रुत ने एक और टर्मिनोलॉजी में बोला है। क्या बोला है वो थोड़ा सा लिख लो, यहाँ पे नहीं लिखा है, कोड है पहले, तेरा मेरा सच नया इससे सहो। ठीक है, ये कोड है। ये जो मैं लिख रही हूं ये ओनली सुश्रुत का है। चरक सुश्रुत का तो ये कॉमन हो गया, पर सुश्रुत ने तेरा मेरा सच नया, मतलब क्या हो जाएगा? शिशिर को बोलेंगे तप तपस्य। क्या बोलेंगे यहाँ पे? तप तपस्य। तेरा से तप तपस्य, मेरा से हो जाएगा मधु माधव। दिख रहा होगा ना, मधु माधव। फिर सच से सुचि शक्र, सुचि शुक्र नहीं है, शक्र है। सुचि शक्र, नभ नभस्य, ना से हो जाएगा नभ और नभस्य। ईश ऊर्ज, इसे से हो जाएगा ईश ऊर्ज। सहो से हो जाएगा
सह सहस्य। अब एक आध दो स्पेलिंग मिस्टेक होंगी तो आप देखकर लिखेंगे, है ना। तप तप से मधु माधव, सुचि शक्र, नव नव से ईश ऊर्ज, और सह से हो जाएगा सह सहस्य। ठीक है। अब यहाँ पे तप का मतलब क्या लिया है, माघ लिया है। तपस्य का मतलब फाल्गुन, मधु का मतलब चैत्र, माधव का मतलब वैशाख, मतलब वही है। सुश्रुत ने जो इस प्रकार का डिवीजन बताया उनका हिंदी में मीनिंग यही होता है। लिखा भी है, तप से माघ, तपस्य से फागुन, मधु से चैत्र, माधव से वैशाख। ये कंप्लीट हो गया। आपसे पूछेगा ऋतुओं का हिंदी माह, जैसे ग्रीष्म ऋतु में कौन से हिंदी माह आते हैं तो बता पाएंगे। पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है परंतु प्रयोग तथा संशोधन पंचकर्मा की दृष्टि से यह ऋतु विभाग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो क्रम बताया है, अगर हम बात करें संशोधन या पंचकर्मा की दृष्टि से तो ऋतु विभाग चेंज हो जाएगा। अब ये ऋतु विभाग कैसा बन जाएगा, पंचकर्मा की दृष्टि से बात करेंगे, शिशिर ऋतु गायब हो जाएगी। कहाँ से शुरू हो जाएगा, बसंत ग्रीष्म, यहाँ पे हो जाएगा प्रावट, फिर वर्षा शरद हेमंत तो सेम रहेगा। अब इसका थोड़ा सा लिख लीजिए, लिखेंगे क्या लिखेंगे, बसंत ग्रीष्म प्राविट। नीचे का 3 ऋतु वैसे ही रहेगा, क्या रहेगा, वर्षा शरद हेमंत। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल चरक ने बताया सुश्रुत ने बताया, ये दोनों का है। अगर नॉर्मल ऋतु होंगी तो शिशिर से काउंटिंग होगी, अगर आपको संशोधन की दृष्टि से बात करेगा तो सभी आचार्यों का, चरक सुश्रुत बागभट्ट सभी का यही क्रम है, बसंत ग्रीष्म प्रावट वर्षा शरद हेमंत। अब यहाँ पे ऋतुओं की जो काउंटिंग थी वो चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी, जैसे यहाँ पे माघ से शुरू था महीने का नाम, अब माघ से शुरू ना होके फाल्गुन से शुरू होगा, वो भी किस में होगा, बसंत ऋतु में। तो सारा लिखते चलिएगा मेरे साथ में। यहाँ पे लिखेंगे आप फाल्गुन चैत्र, फाल्गुन चैत्र आ जाएगा। फिर उसके बाद वैशाख ज्येष्ठ ग्रीष्म में आ जाएगा, वैशाख और ज्येष्ठ। फिर आएगा आषाढ़ श्रावण, आषाढ़ और श्रावण हो गया। फिर आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन, भाद्रपद और आश्विन। फिर कार्तिक और अगहन, कार्तिक अगहन। फिर पौष और माघ, ऊपर वाला माघ आ जाएगा। फिर क्या होगा, पौष और माघ। तो मैं यही समझाना चाह रही थी क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि फाल्गुन चैत्र से किसने शुरू किया है, चरक ने किया है कि सुश्रुत ने किया है, दोनों का एक जैसा है ना। बस अंतर इतना है कि जब आपसे संशोधन के आधार पर ऋतुओं का डिवीजन पूछे तो शिशिर ऋतु वहां पे नहीं रहता है, ग्रीष्म और वर्षा के बीच में प्रावट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है वही चीज मैंने पढ़ाया है, सेम आप देख लीजिएगा मैच करके, पूरा वही का वही है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, एक चार्ट से हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। तो चरक सुश्रुत में संशोधन के लिए प्रावट को लेकर स्वस्थ व्रत के लिए प्रावट को लेकर बताया है, लेकिन स्वस्थ व्रत की दृष्टि से देखा जाए तो शिशिर को लेकर 6 ऋतुएं मानी गई हैं। तो चरक का भी सेम है, सुश्रुत का भी सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विसर्ग काल। तो अभी जो मैंने पढ़ाया वही लिखा है। तो जैसे आदान काल पहले ऊपर था, विसर्ग काल नीचे था, तो वहां पे वायु, हिंदी में क्या लिखा था विसर्ग काल में, हिंदी में क्या लिखा देखिए, कि वायु में स्निग्धता रहती है। स्निग्धता मतलब रुक्षता नहीं रहती, यहाँ पर वही लिखा है, ना अति रुक्षा। मतलब नीचे वाला विसर्ग काल हम पहले पढ़ रहे हैं बुक में कि जो विसर्ग काल होता है उसमें वायु रुक्ष नहीं होती, ना अति रुक्षा, मतलब बहुत ज्यादा रुक्ष नहीं, मतलब थोड़ी बहुत, यानी कि स्निग्धता ज्यादा रहती है इसमें, है ना। तो वायु अत्यंत रुक्ष नहीं बहती, किंतु आदान काल में वायु कैसी होती है, अधिक रुक्ष होता है। इतरे का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, किसमें रहेगा, आदान काल में। तो इसमें ना अति रुक्षा है विसर्ग काल में, और आदान काल में तीव्र रुक्ष रहेगा, आदान में तीव्र रुक्ष रहेगा। बाकी सारा मैंने पढ़ा दिया कि किसमें कौन सा
चंद्रमा बलवान इसमें है, उसमें सूर्य बलवान होता है, ये सब हम देख लिए हैं। ठीक है, अगला श्लोक पढ़ते हैं आदान काल। अभी अभी पढ़ा है, आदान काल आग्नेय है, सूर्य वायु चंद्रमा काल स्वभाव से मार्ग का ग्रहण करते हैं, काल ऋतु रस दोष देह बल की उत्पत्ति में कारण होता है, ऐसा समझना चाहिए। और ये भी हमने आपको पढ़ा दिया है कि वायु इसमें तीव्र रुक्ष होती है आदान काल में। ठीक है, वो सब पढ़ लिए हैं। और कौन से रस की उत्पत्ति होती है ये भी हमने आपको पढ़ा दिया है। तो एक टेबल अगर आप कर लेंगे तो आपको इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें भी सारी चीजें पढ़ा दिए हैं कि किस में बल कैसा होता है, वो सब देख लिए हैं। अब आ जाइए आदान विसर्ग काल का तुलनात्मक अध्ययन। इसमें शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, इसमें माघ फागुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ जो हमने अभी अभी आपको लिखाया, इसको उत्तरायण सूर्य उत्तरायण होता है, ये दक्षिणायन होता है, ये आग्नेय होता है, सौम्य होता है। इसमें वायु अति रुक्ष यानी तीव्र रुक्ष होती है, इसमें अति रुक्ष नहीं होती यानी कि स्निग्ध। पर संस्कृत में जो टर्म दिया है वही यूज करिएगा, आपको स्निग्ध नहीं लिखना है, आपको ना अति रुक्षा यानी कि बहुत ज्यादा रुक्ष नहीं होती, यही यूज करना है एग्जाम में। चंद्रमा बल प्रबल होता है, यहाँ पे सॉरी क्षीण रहता है, यहाँ पे प्रबल रहता है। इसमें सूर्य का बल अव्याहित यानी पूर्ण रहता है, यहाँ पे कम रहता है। सूर्य वायु जगत का शोषण करते, यहाँ पे तृप्त करता है चंद्रमा। रस हमने त्रिकटु आलम देख लिया था। मनुष्य का यथाक्रम दुर्बल्य की प्राप्ति, यहाँ पे बल की प्राप्ति होती है। और आधा वंतेचा दौर्बल्यम वाला मैंने आपको वहीं पर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्या, षड ऋतुचर्या में हेमंत ऋतु से शुरुआत करेंगे। काफी रीजनिंग क्वेश्चन बनता है, तो एक क्लास में हम दो ऋतु कंप्लीट करेंगे, तो इसकी टोटल 3 क्लास और होने वाली हैं। ठीक है, और अच्छे से पढ़िएगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं और हर बार यहाँ से पूछा जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में।